नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार में एसआईआर क्यों हुआ, इस पे अब तक सस्पेंस है। राहुल गांधी और तेजस्वी का दावा है कि मुस्लिम, दलित और पिछड़े वोटरों की हेरफेर के लिए ये सब कुछ किया गया है, लेकिन इससे अलग चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का कहना है कि एसआईआर का मकसद रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को वोटर लिस्ट से बाहर करना है। लेकिन अब जब चुनाव का ऐलान होने में सिर्फ एक सप्ताह से कम का समय बचा है, तो अंदर खाने से एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। खबर नहीं, इसे आप धमाका भी दोस्तों कह सकते हैं, जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। कहा जा रहा है कि बिहार में वोट चोरी का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम पकड़ा गया है और ज्ञानेश जी का दावा पूरी तरह से फेल होता दिख रहा है। आपको बता दें कि बिहार एसआईआर के जरिए एक विधानसभा में ही लगभग 80,000 मुस्लिम वोटरों को काटने का बड़ा खेल पकड़ा गया है। ऐसे में जहां एक ओर राहुल गांधी की बात सच हुई है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत जो है सरेआम पकड़ी गई है। कैसे राहुल गांधी की बात सच हुई है, कैसे बीजेपी और चुनाव आयोग की साठगांठ पकड़ी गई है, सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ ही इस पे भी चर्चा करेंगे कि कैसे एक पत्रकार संस्था ने पूरे मामले को सामने लाके रख दिया है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं ढाका विधानसभा के बारे में, क्योंकि ये वही विधानसभा है जहां पे वोट चोरी का खेल सरेआम पकड़ा गया है और यहीं पे 80,000 मुस्लिम वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाने की गहरी साजिश होती दिख रही है। आपको बता दें कि ढाका विधानसभा बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित एक सीमावर्ती क्षेत्र है, जहां की आबादी में मुस्लिम समुदाय की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां कुल 2,08,000 वोट पकड़े गए थे। भाजपा के पवन कुमार जायसवाल ने राष्ट्रीय जनता दल के फैजल रहमान को जो है 10,114 वोटों से हराया था। जायसवाल को 99,792 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का 48% था। ये जीत बेहद करीबी थी। अगर कुछ हजार वोट भी गलत तरीके से हटाए जाए तो नतीजे उलट हो सकते हैं। यही वजह है कि ये क्षेत्र हमेशा संवेदनशील रहा है, लेकिन 2025 में जब बिहार चुनाव करीब आते दिखे तो यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। आपको बता दें कि बात 2025 की शुरुआत की है। चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन एसआईआर के नाम पे एक अभियान चलाया। इसका मकसद था वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाना, लेकिन रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच से पता चला है कि अभियान सिर्फ साफ सफाई का नहीं था। ढाका में भाजपा की ओर से 2 आधिकारिक शिकायतें की गई। पहली शिकायत भाजपा विधायक पवन जायसवाल के निजी सहायक के रूप से की गई, दूसरे सीधे भाजपा के बिहार राज्य मुख्यालय के लेटर हेड पे लिखी गई। इनमें दावा किया गया कि ढाका के करीब 78,384 मुस्लिम वोटर भारतीय नागरिक ही नहीं हैं, उन्हें वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। ये दावा झूठा था, क्योंकि ये लोग सालों से यहीं रहते हैं, वोट डालते आ रहे हैं। लेकिन ये शिकायतें चुनाव आयोग के जिला अधिकारी और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी को भेजी गई। अब नतीजा क्या होगा? जब बिहार की वोटर लिस्ट 1 अक्टूबर को फाइनल होके आएगी तो पता चलेगा, लेकिन इससे पहले ये बात साफ हो गई है कि लगभग 80,000 मुस्लिमों के नाम काटने की गंभीर साजिश की गई है। आपको बताएं दोस्तों कि ढाका में कुल योग्य वोटरों का 40% हिस्सा एक झटके में मिटा दिया गया है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि पूरे चुनाव का रुख बदल सकती है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जब जिला चुनाव अधिकारी से पूछा तो उन्होंने मना किया कि ऐसी शिकायतें मिली थी, लेकिन कोई ठोस जांच क्यों नहीं हुई? यही सवाल है जो सारे मामले को वोट चोरी की तरफ ले जाता दिख रहा है। आपको बता दें कि सिर्फ ढाका की कहानी नहीं, पूरे बिहार में एसआईआर के तहत 72,40,000 वोटरों के नाम पे ड्राफ्ट लिस्ट में कम हो गई। पुराने लिस्ट में 78,90,000 थे। चुनाव आयोग कहता है कि 22 लाख मृत घोषित किए गए, 7 लाख डुप्लीकेट थे और 36 लाख राज्य से बाहर चले गए। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये आंकड़े छिपाने का बहाना है। आपको बता रहे दोस्तों कि ढाका विधानसभा में रिपोर्टर्स कलेक्टिव में अपने खुलासे में बताया है कि बिहार में जब से एसआईआर शुरू हुआ है, यानी 25 जून से 30 अगस्त तक सिर्फ 130 नामों के काटने के आवेदन मिले थे। इस दौरान जो है बीजेपी के बीएलए ने एक दिन में 10 नामों के काटे जाने के लिए 19 अगस्त से आवेदन देने शुरू किए और 31 तक 130 नामों के काटने की हिदायत दी गई। लेकिन आखिर दिन एक बहुत बड़ा खेल हुआ। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के अनुसार कि अचानक धीरज कुमार के नाम से एक एप्लीकेशन आती है और इस एप्लीकेशन में दावा किया जाता है कि 78,384 मुस्लिम वोटर्स विदेशी हैं और उनका नाम काट दिया जाए। आपको बता दें कि धीरज कुमार कोई और नहीं, बीजेपी के विधायक के निजी सचिव हैं और इन्हीं की ओर से ये एप्लीकेशन दी गई। लेकिन क्योंकि एक व्यक्ति के नाम से इतने वोट नहीं काटे जा सकते, इसीलिए एक और खेल किया गया है। इसी दिन बीजेपी लेटर हेड पे नेहुर क्षेत्र के प्रमंडल प्रभारी की ओर से एक इन्हीं 78,384 मुस्लिमों को विदेशी बता के नाम काटे जाने का एप्लीकेशन दे दिया गया। आपको बता दें कि
लोकेश नाम के जिस व्यक्ति ने एप्लीकेशन दी है, सबसे पहले बात यह है कि ये लोकेश कौन है। जी हां दोस्तों, किसी को नहीं पता। रिपोर्टर्स कलेक्टिव का दावा है कि जब बीजेपी के कई बड़े नेताओं से ये बात जानने की कोशिश की गई, सभी ने लोकेश नाम के किसी व्यक्ति का बीजेपी पदाधिकारी ना होने का दावा किया है। हालांकि लोकेश नाम के जिस एलियन ने लगभग 80,000 मुस्लिमों के वोट काटने का एप्लीकेशन दिया है, वो कंप्यूटर फॉर्मेट है। आपको बताया दोस्तों कि ये वही फॉर्मेट है जिसका जिक्र राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं। राहुल गांधी बता चुके हैं कि चुनाव आयोग डिजिटल डेटा नहीं देता है, जबकि लोकेश नाम के गुप्त एलियन जिस डेटा को दिया वो डिजिटल है। और सबसे खास बात यह है कि ऐसा डेटा सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग के पास होता है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे लोकेश नाम के अज्ञात व्यक्ति को ये डिजिटल डेटा मिल गया है। हालांकि ऐसे में एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं इसमें चुनाव आयोग का ही कोई आदमी मिला है, वरना डिजिटल फॉर्मेट के डेटा के साथ एपिक नंबर कौन सा आदमी ढूंढ पाएगा। ऐसे में एक बात पूरी तरह से साफ है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। आखिर क्यों और आखिरी दिन ही ये डेटा दिया गया है, और लोकेश नाम का जो व्यक्ति बीजेपी के लेटर हेड पे एप्लीकेशन दे रहा है वो कौन है। और जैसा कि बीजेपी को दावा है कि ये उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं, तो बीजेपी ने अब तक एफआईआर क्यों नहीं कराई और क्यों नहीं चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले की जांच गंभीरता से की है। ऐसे में साफ है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेल चल रहा है और मुस्लिमों का नाम काटने की साजिश की जा रही है। हालांकि जब 1 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी तो ये बात साफ हो जाएगी बीजेपी के गुप्त एलियन मुस्लिम का 80,000 वोट कटवा पाने में कामयाब हो पाए हैं या फिर नहीं। आपको बता दें कि एक बड़ी मुस्लिम यादव आबादी के साथ ढाका ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस और बाद में राजद का गढ़ रहा है। 2010 में भाजपा के पवन जायसवाल ने पहली बार ये सीट जीती थी, जिससे बहुलवादी जनादेश मिला था, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र के मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन भी शामिल था। लेकिन 2015 में वे ये सीट हार गए। 2020 में ये सीट जीतने वाले जायसवाल नवंबर तक फिर से चुनाव लड़ेंगे। उनके खिलाफ राजद के फैसल रहमान खड़े हैं, जिन्होंने 2015 में जायसवाल को पहली बार विधानसभा सीट से बाहर किया था। उनके पिता मोतीउर रहमान भी कांग्रेस के साथ लगातार 2 बार ढाका से विधायक रहे थे। आपको बता दें कि 80,000 वोट मुस्लिमों के कट जाते हैं तो एक बात साफ है कि बीजेपी की जीत ढाका विधानसभा पे 1 लाख के आसपास तक पहुंच सकती है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी अपने दावों को इसी को वोट चोरी कर रहे हैं। आपको बता दें कि चाहे उन्होंने महादेवपुरा में वोट चोरी के खुलासे का दावा किया हो या फिर आनंद विधानसभा सीट का, दोनों में ऐसी जगह से ही वोट काटे गए हैं जो कभी कांग्रेस के गढ़ हुआ करते थे। मतलब कि कांग्रेस के परंपरागत मुस्लिम और दलित वोटों को काटा गया है। और अब यही बात रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने साफ कर दिया है कि कैसे वोट काटने का खेल होता है और उसके बाद चुनाव में बीजेपी बड़ी मार्जिन से जीत जाती है। हालांकि यहाँ अभी फाइनल वोटर लिस्ट नहीं आई है, लेकिन सवाल बड़ा है। ये भी हो सकता है कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव के खुलासे के बाद ढाका विधानसभा के मुस्लिमों के वोट ना कटें। लेकिन सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ढाका की तरह अन्य विधानसभाओं में इस तरह का खेल नहीं हुआ होगा। आपको बता दें कि यही सवाल सबसे गंभीर है। अगर हर विधानसभा में 5 से 10,000 वोट भी कट जाते हैं तो पूरा पासा पलट सकता है। और अगर 80,000 वोट कट जाए तो बीजेपी की लहर दिख सकती है, जैसे कि 2019 के संसदीय इलेक्शन में दिखाई गई। आपको बता रहे दोस्तों कि बिहार विधानसभा के चुनाव का ऐलान होने में कुछ ही दिन बचा है। माना जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार 4 अक्टूबर को बिहार जाएंगे और एसआईआर की समीक्षा करेंगे और इसके बाद 6 अक्टूबर को बिहार चुनाव का ऐलान हो सकता है और 1 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट आ जाएगी और इस लिस्ट में सुधार के लिए सिर्फ 7 दिन का समय मिलेगा। क्या ऐसे एक विधानसभा में 80,000 लोगों के वोट फिर से वोटर लिस्ट में जुट पाएंगे? ये सवाल आपसे भी है। और क्या आपको नहीं लगता कि जानबूझकर के मुस्लिमों का वोट काटने की साजिश ढाका विधानसभा ने नहीं की है? क्या ढाका में उसी फॉर्मूले का प्रयोग नहीं किया गया है जो राहुल गांधी बताते हैं? आपका पूरे मामले पे क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।